नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में किशनगंज जिले के महेश शपथाना स्थित नवनिर्मित जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र से 514.28 करोड़ रुपए की 236 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 151.17 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और 363.09 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने ठाकुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पटेश्वरी स्थित ग्राम कटहल डांगी में प्रस्तावित ठाकुरगंज बाईपास रोड संबंधी समस्याओं का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकुरगंज बाईपास का निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराएं। ग्राम कटहलडांगी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का मुख्यमंत्री ने अवलोकन कर योजनाओं के लाभुकों के बीच लाभ का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना का सांकेतिक चेक तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नवनिर्मित आदिवासियों की चाबी, क्षमा कीजिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों की चाबी और सामुदायिक स्वच्छता परिसर की चाबियां, यानी मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्ता योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल की चाबी लाभुकों को उन्होंने प्रदान की। मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से किशनगंज जिला अंतर्गत कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 8 मवेशी आश्रय स्थलों का उद्घाटन, पटेश्वरी पंचायत के वार्ड संख्या 5 में सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन, जीविका संगठन कार्यालय भवन का शिलान्यास, पटेश्वरी स्वागत द्वार सह पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का उद्घाटन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन का शिलान्यास शामिल है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मोतीहारी के हालामाला ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में आदर्श ग्राम पंचायत के मॉडल को देखा। इस आदर्श ग्राम पंचायत मॉडल के बनाए गए विभिन्न भवनों का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना, कृषि विभाग और परिवहन विभाग के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जीविकोपार्जन हेतु 11,486 स्वयं सहायता समूहों को 137 करोड़ रुपए, 2,305 स्वयं सहायता समूहों को 14 करोड़ 33 लाख रुपए और 306 स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 40 लाख रुपए का सांकेतिक चेक जीविका दीदियों को भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने चौर विकास योजना के तहत लाभार्थियों को 4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभार्थियों को गाड़ी की चाबी भी प्रदान की गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने गोवर्धन प्लांट का फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को स्वच्छता की चाबी सौंपी। चौर विकास योजना के तहत जीविकोपार्जन हेतु जीविका दीदियों को उपलब्ध कराए गए चाय के बागान का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी को उचित तवज्जो नहीं मिल रही है। हालांकि इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने अपनी बात को स्पष्ट किया और कहा कि उनकी एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जो इतना बड़ा पीएम नरेंद्र मोदी ने पद दिया है वह कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली चुनाव में मैं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हूं। दरअसल मुंगेर में जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं दी जा रही है। पहले झारखंड में, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है।
ऐसा लगता है कि अब हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। उन्होंने मन से कहा कि जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिली, ये प्रश्न करना है मुझे। हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दी जाए। हम अपने नहीं, दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं। मेरी बात आगे नहीं बढ़ती है तो लग रहा है कि मुझे मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि ये न्याय है क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? वह समझते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए तो हमें सीट नहीं दी गई। अगर उनके पास वोट हैं तो उन्हें सीट क्यों नहीं मिल रही है? अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। पटना में 20 और 21 जनवरी 2025 को आयोजित 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महत्वपूर्ण संदेश दिया। सम्मेलन में 56 विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सुशासन, संसदीय प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रचार प्रसार पर गहन चर्चा की गई। सम्मेलन ने भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान के प्रति समर्पण आस्था व्यक्त की और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि संविधान में निहित मूल्य और आदर्श सदनों के कार्य संचालन का आधार बनेंगे। इसके अलावा विधायी संस्थानों में व्यवस्थित और बाधा रहित चर्चा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है, ताकि जनहित में श्रेष्ठ संवाद और नीतिगत मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लिया जा सके। सम्मेलन में संवैधानिक मूल्यों को समाज के विभिन्न वर्गों, पंचायती राज, शहरी निकायों, शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, जिससे विधायी संस्थाएं अधिक प्रभावी और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। ओम बिरला ने विधानसभा सत्रों के लगातार छोटे होते जाने पर चिंता व्यक्त की है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हें मजबूत करने के लिए विशेष सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विधायी संस्थाओं को जनहित में अधिक प्रभावी बनाने और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्तरों पर मिलकर काम करना आवश्यक है। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने अपना पटना स्थित आवास पर शुभ अष्टयाम का भव्य आयोजन किया। इस धार्मिक आयोजन में बिहार के राज्यपाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। शुभ अष्टयाम का शुभारंभ 21 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ हुआ। पूरे आयोजन में भक्तिमय माहौल बन रहा था, जिसमें रामचरितमानस का अखंड पाठ और भजन कीर्तन मुख्य आकर्षण थे। इस मौके पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा, यह आयोजन भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने का एक छोटा प्रयास है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। आयोजन का समापन आरती और प्रसाद वितरण के साथ किया गया। बात करेंगे झारखंड की। रांची के एक निजी होटल के सभागार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न जगहों के पर्यावरणविद और इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव
अबू बकर सिद्दीकी ने दीप प्रज्वलित कर की और कार्यशाला में विशेष तौर पर भूगोल और समृद्ध जैव विविधताओं के साथ जलवायु संवेदनशील क्षेत्र पर निर्भरता के कारण जलवायु वैधता का सामना और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विषय पर विशेष तौर पर चर्चाएं की गई। कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित विभागीय सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारकों को किस प्रकार से कम किया जाए, इस विषय को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की जा रही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन में जो भी कारक सामने आएगा उसके संबंधित विभाग उस विषय में काम करने के प्रति कैसे सचेत हों, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। टेक केयर करना हमारा जवाबदेही है, तो राज्य सरकार इसके लिए सारा प्रयास करेंगे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान बनाकर हमें भारत सरकार को समर्पित किया गया है। उसमें हमारा जो फ्लोरा फौना, हमारा बायोडाइवर्सिटी, उसको कैसे बचा के रखें, उसमें कई तरह की एक्टिविटीज प्रपोज है। एक हमारा जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को कैसे देखभाल करना और जहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे और एनरिच करना, और कहाँ और हम लोग को प्लांटेशन हो या ऐसा एक्टिविटी करना हो या इको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज हो। इस तरह केवल एक एक्टिविटी नहीं, कई एक्टिविटीज़ का एक फ्रेमवर्क है। उसके माध्यम से हम लोग को ये भी देखना होगा, साथ ही साथ पोल्यूशन कैसे कम हो, हमारा हर एक घर पे सरकारी ऑफिस में, बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस में या बिजनेस प्रेमाइसेस में कैसे एमिशंस कम हो, वेस्टेज कैसे कम प्रोड्यूस हो, कितना बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हो। इस तरह का सभी एक्टिविटीज़ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ का हिसाब नहीं मिलने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर यह पैसा कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि 2019 से अब तक राज्य आपदा मोचक निधि से खर्च हुए 1300 करोड़ का हिसाब झारखंड सरकार नहीं दे पा रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 6585 करोड़, नगर निकायों को 3367 करोड़ और आपदा प्रबंधन विभाग को 3138 करोड़ रुपए की राशि 2026 तक मिलेगी। 5 साल तक यह राशि मिलनी है, जिसमें 90% केंद्र और 10% राज्य की भागीदारी सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह राज्यों को मिले पैसे का हिसाब दे, लेकिन विभाग द्वारा डेटा नहीं देने के कारण एक बार फिर यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिर 1300 करोड़ रुपए कहां गए। आ जाती है जिसमें पैसे की आवश्यकता होगी, उस समय नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये जो आपदा प्रबंधन का पैसा है इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे सीधा सीधा जो प्रभाव है यहाँ की जनता को होता है। और इस सरकार ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि जिस प्रकार वो केंद्र को कोसे। इसलिए हम लोगों की जवाबदेही बनती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि सरकार आखिर गलतियां कहां करती है जिसके कारण केंद्र का पैसा जो उनको सहज स्वभाव तरीके से मिल सकता है वहां दिक्कतें, समस्याएं आती है। सरकार का 5 साल बीत गया, 2019 से 2024 तक सरकार का 5 साल बीत गया और इस 5 साल में सरकार ने अपना अकाउंट्स तक ठीक नहीं किया कि आखिर ये 1300 करोड़ रुपए हमने किस मद में कहां खर्च किए, किस जिलों को दिया, किन जिलों में हम लोगों ने कितना किस किस एक्टिविटीज में खर्च किया। देवघर की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवघर जिले के सारठ प्रखंड के बामनडीहा गांव में पिछले 2 महीनों से एक सरकारी स्कूल बंद पड़ा हुआ है। विद्यालय बंद होने से इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की पढ़ाई पिछले 2 महीनों से बाधित हो चुकी है। स्कूल बंद होने की सूचना मिलने के बाद जब एपीएन की टीम मध्य विद्यालय पहुंची तो हमने देखा कि स्कूल में मधुमक्खी का छत्ता है और इसकी वजह से पिछले 2 महीने से स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। जब इसको लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रसन्नजीत कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी सूचना विभाग को 2 दिन पहले ही दी गई है।
विभाग की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही स्कूल में लगे मधुमक्खी के छत्ते को हटा दिया जाएगा ताकि स्कूल के बच्चे फिर से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। वहीं छात्रों और उनके अभिभावकों ने भी बताया कि स्कूल बंद रहने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे के मन में भय बना रहता है कि पढ़ाई के दौरान कभी भी मधुमक्खी का झुंड उनके ऊपर हमला कर सकता है। इसको लेकर हमने जिले के शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार से बात की। उन्होंने त्वरित जांच करने की बात कही और उचित कानूनी कार्यवाही की भी बात कही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। अब मंदिर के करीब कृप मिला है जिसकी खुदाई की जा रही है। सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है ये कूप को अवैध रूप से पाट कर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर आज कूप की खुदाई की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहां हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ किया करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अब इस इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के उरण तालुका के चिरनेर गांव में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। करीब एक हफ्ते पहले चिरनेर गांव में कुछ मुर्गियों की मौत हो गई थी। इन मृत मुर्गियों के नमूने जांच के लिए पुणे और मध्य प्रदेश और पुणे की प्रयोगशाला में भेजे गए थे। जांच में पता चला कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, रायगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया और गांव वालों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। गांव में 1200 मुर्गियों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया है और मुर्गियों और अंडों की खरीद फरोख्त और परिवहन पर 9 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिरनेर गांव के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्वेक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रायगढ़ जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम चिरनेर गांव पहुंच चुकी है। नागरिकों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2025 की घोषणा कर दी है। रायपुर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आम निर्वाचन के संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्तालाप किया। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2025 की घोषणा करने के तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता बीरगांव नगर निगम को छोड़ पूरे जिले में लागू होगी। कलेक्टर ने बताया कि आम निर्वाचन की अधिसूचना 20 जनवरी को जारी की गई है। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 22 से 28 जनवरी तक अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। नगरीय निकाय क्षेत्र के निर्वाचन लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। 15 फरवरी को मतों की गणना का परिणाम घोषित किया जाएगा। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में आरंभ और अभनपुर, द्वितीय चरण में तिल्दा और धरसीवा में चुनाव होगा। दोनों चरणों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन जमा कर सकेंगे। वहीं प्रथम चरण का मतदान 17 फरवरी और द्वितीय चरण 20 फरवरी को होगा। प्रथम चरण की मतगणना 18 तथा द्वितीय चरण की मतगणना 21 फरवरी को की जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में परिणाम घोषित करेंगे तो परिणाम पर असर होगा। इसके विरोध में उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने चुनाव परिणाम को एक साथ 24 फरवरी को घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग की अनदेखी हुई है। इससे छत्तीसगढ़ के लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा में चुनाव का असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि पुलिस आरक्षक की भर्ती, वन विभाग की भर्ती को रद्द करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन एक भी सिलेंडर अभी तक नहीं दिया गया है।
जांजगीर चांपा में आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छिकारा और पुलिस अधीक्षक ने सारागांव, नवागढ़, शिवरी नारायण और चांपा में नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियों का जायजा लिया और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त और जमा करने के लिए बनाई गई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यक बैरिकेडिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एसपी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम, मतपेटी वितरण केंद्र, भवनों में बिजली सुविधा, इंटरनेट कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था, पानी सप्लाई और शौचालय की उचित व्यवस्था सहित सभी आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। बात करेंगे पंजाब की। अमृतसर में किसान और मजदूर संगठनों द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली आंदोलन 2 और तेज करने की तैयारी की जा रही है। 26 जनवरी की कार्यवाही 29 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के रूप में शंभू मोर्चा मार्च की तैयारी के लिए अमृतसर जिले में 3 रैलियां करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने जंडियाला गुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मांगों को पूरा करने के लिए 23 जनवरी को जंडियाला गुरु, 24 जनवरी को कथू नंगल के अबदाल गांव और 25 जनवरी को गुरुद्वारा साधु सिख साहेब और चमियारी में तैयारी रैलियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को अमृतसर जिले से सैकड़ों ट्रॉलियां ब्यास में एकत्रित होंगी। 30 जनवरी की सुबह शंभू की ओर कूच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिट्ट जैसे नेता और विभाजनकारी तत्व पंजाब के लिए खतरनाक है और इनका एक खास मिशन है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब ने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है और देश की आजादी के लिए 90% से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो बिट्ट जैसे लोग इस पर भी सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार में धान बर्बाद हुआ है और पंजाब में भी बर्बाद हुआ है। अगर एमएसपी गारंटी कानून होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे पंजाब में भूजल नीचे जा रहा है, हरियाणा में हमें वैकल्पिक खेती की जरूरत है। छब्बीस जनवरी की तैयारियों का जायजा लेने पंजाब के सिक्योरिटी और विजिलेंस की डीजीपी मोगा मंडी पहुंचे। इसकी जानकारी एसएसपी अजय गांधी ने साझा की है। 26 जनवरी को पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। उस कड़ी के तहत पंजाब के मोगा में भी इस दिन को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं 26 जनवरी को मोगा में पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह तिरंगा फहराने की रस्म को अदा करेंगे। वहीं आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंजाब के विजिलेंस और सिक्योरिटी डीजीपी जतिंदर जैन मोगा पहुंचे, जहां उनको पहले सलामी दी गई और फिर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मोगा मंडी, जहां पर 26 जनवरी को प्रोग्राम किया जा रहा है, वहां का जायजा लिया। अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस मौके पर उनके साथ मोगा के एसएसपी अजय गांधी के अलावा सभी जिले के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। मोगा की समाज सेवी संस्था को रविवार रात एक सुनसान जगह में बने कमरे में एक संदिग्ध परिस्थितियों में महिला मिली, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस महिला के साथ कोई गलत काम हुआ है और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला ने कोई नशा किया हो। वहीं समाज सेवी संस्था के मेंबरों ने मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह छानी के साथ मिलकर महिला को मोगा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। महिला के परिवार वालों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। जी ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 43 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ PCR ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਨਾ ਉੱਥੇ बैठ सके। पंजाब के मोगा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए गायों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ लिया है। इस ट्रक में गाय बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार ये ट्रक कोटकपुरा से गायों को जम्मू कश्मीर ले जा रहा था। गौ सुरक्षा सेवा दल पंजाब ने पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और मोगा सदर थाने के अधीन नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया है। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो चुका है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और गायों को सरकारी गौशाला में भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।